गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रांसफार्मर में आगे हेडिंग लगाए आप। ट्रांसफार्मर जो था उसमें मैंने लास्ट जो टॉपिक करवाए आपको ट्रांसफार्मर के अलग अलग प्रकार करवा दिए थे, यानी कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर थे उसके कनेक्शन अपने पढ़ चुके हैं और उनमें एक सारणी मैंने आपको बनवा दी थी, वो भी पढ़ चुके हैं अपने। है क्लियर ये चीज सभी को? ज्यादा उसमें से प्रश्न नहीं आते हैं, आपको सिर्फ 2 टेबल मैंने 2 बनवाई थी, बस वही याद रखनी है और कुछ उसमें याद नहीं रखना। एक अपने पास रह गया था, उसमें से वीवी कनेक्शन रह गया था ना, वीवी कनेक्शन। वीवी कनेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये चीज और है, इसकी हेडिंग लगा लो। आज ये करते हैं पूरा, फिर बाकी अदर जो ट्रांसफार्मर रह जाते हैं उनको पढ़ते हैं और चैप्टर को क्लोज करते हैं यहीं पे। वीवी कनेक्शन, वीवी कनेक्शन या इसी को बोलते हैं ओपन डेल्टा, इसी को बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन इसको बोलते हैं। ओपन डेल्टा कनेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड है या कोई कुंडली अपने पास डेल्टा कनेक्टेड है, इस प्रकार से समझना इस चीज को। डेल्टा कुंडली अगर अपने पास कोई ट्रांसफार्मर है तो आप सभी क्या देखेंगे कि आपको प्रत्येक जो फेज है उसकी जो वोल्टता है वो क्या मिलेगी? लाइन वोल्टता बराबर किसकी होगी? फेज वोल्टता के। ठीक है, इस फेज के लिए भी वही होगा, लाइन वोल्टता बराबर फेज वोल्टता, और इस फेज के लिए भी वही होगा, लाइन वोल्टता बराबर फेज वोल्टता। डेल्टा ट्रांसफार्मर क्या कहता है? जब आप ट्रांसफार्मर की तीनों वाइंडिंग पर लोड लगाते हो तो आपको एक तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि ट्रांसफार्मर पर जो लोड है या जो भार है वो संतुलित है या असंतुलित है, ये चीज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ये बैलेंस अनबैलेंस दोनों लोड को लगा सकता है, यानी कि भार संतुलित अवस्था में भी हो चाहे असंतुलन की अवस्था में। स्थिति क्या उत्पन्न होती है? कई बार क्या होता है, आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर पर मान लो फुल लोड है, ट्रांसफार्मर क्या है? फुल लोडेड है, और फुल लोड की अवस्था में अगर कोई एक वाइंडिंग बर्न आउट हो जाए, क्या हो जाए? बर्न आउट, जल जाए, तो आप सभी को पता है अब जो ट्रांसफार्मर है उससे एक जो फेज वोल्टता है वो क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। अब अपने पास कितनी वाइंडिंग रह गई है? 2 वाइंडिंग। इसको बोला जाता है ओपन डेल्टा। क्या बोला जाता है? ओपन डेल्टा बोला जाता है। समझ में आ गई बात? ये इस कंडीशन के अंदर अब आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट ट्रांसफार्मर दे रहा था वो घटकर कितनी हो जाएगी? 58%। कितनी हो जाएगी? 58%। अब आप सभी को पता है जब वोल्टता 58% घटेगी तो आपका भार यानी धारा 58% क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो ट्रांसफार्मर की अदर वाइंडिंग भी क्या हो सकती है? जल सकती है। आपका ट्रांसफार्मर 100% भार पर चल रहा था, जब एक वाइंडिंग आपकी बर्नआउट हुई तो ओपन डेल्टा कनेक्शन आ गया। कौन सा आ गया? ओपन डेल्टा। और ओपन डेल्टा आते ही आपकी जो वोल्ट था पहले 100 वोल्ट थी, कितनी थी? 100 वोल्ट। अब वो कितनी हो जाएगी? 58 वोल्ट। कितनी हो जाएगी? 58 वोल्ट। समझ में आई बात ये? और वोल्टता कम होने के कारण धारा का मान अचानक से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कितने फेजों में रहेगा? 2 में, क्योंकि तीसरा तो हो गया अपने पास। अब इन दोनों फेजों में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या मैं सीधी बात ये कहूं, पहले आपके पास धारा के पास कितने पाथ थे? 3 पाथ। ठीक है, और धारा भी क्या थी? कम थी। अब आपके पास एक फेज उड़ने के बाद धारा को पाथ कितने रह गए? 2। और जो पहले 3 पाथ में धारा जा रही थी अब वो कितने पाथ में है? 2 में है। तो ये वाइंडिंग भी क्या हो सकती है? जल सकती है। इसलिए ओपन डेल्टा जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पर आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही ये स्थिति आए लोड को क्या कर दो? कम करो। अगर आप लोड कम नहीं करोगे तो आपकी ये वाइंडिंग भी क्या हो जाएंगी? जल जाएंगी। समझ में आ गई बात? ये तो वो ओपन डेल्टा होता है। कई बार पूछ लेता है कि अगर एक लाइन में लाइन वोल्टता संपूर्ण रूप से प्रचलित है, यदि डेल्टा में एक वाइंडिंग जल जाए, टूट जाए, बर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपकी जो आउटपुट है वो कितनी रह जाएगी? 58%। या फिर इसको कितना बोल सकते हैं? 57.7%। या फिर इसको कितना बोल सकते हैं? √3। कितना बोल सकते हैं? √3। यानी कि जो लाइन वोल्टता आपकी पहली की जो सप्लाई थी पूर्व का 1/√3 करते कितना आ जाएगा? 57.7% आ जाएगा। ठीक है, नोट करके लिख लो, ये एक ही लाइन में लिखना है, लिख लो। ओपन डेल्टा, ओपन डेल्टा की स्थिति में, ओपन डेल्टा की स्थिति में, ओपन डेल्टा की स्थिति में ट्रांसफार्मर संपूर्ण
आपूर्ति का संपूर्ण आपूर्ति का 58%, ब्रैकेट में लिख देना 57.7%, 57.7% आउटपुट प्रदान करता है, 57.7% आउटपुट प्रदान करता है। इस अवस्था में ट्रांसफार्मर की संपूर्ण धारा, इस अवस्था में ट्रांसफार्मर की संपूर्ण धारा केवल 2 फेजों में बट जाती है। यदि इसे अधिक समय के लिए उपयोग किया जाए, यदि इसे अधिक समय के लिए उपयोग किया जाए तो अन्य वाइंडिंग भी जल सकती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अदर ट्रांसफार्मर, और पहला लगाना ऑटो ट्रांसफार्मर। अदर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, आपकी लाइट डिम हो जाएगी अपने आप ही। ऑटो ट्रांसफार्मर या वेरिएबल ट्रांसफार्मर। वेरिएबल ट्रांसफार्मर, वेरिएबल का मतलब समझते हैं सारे बच्चे? परिवर्तनीय परिणामित्र। क्या बोलते हैं इसको? परिवर्तनीय परिणामित्र, हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर। एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, क्या आप इसको ये बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? VRIAC बोल सकते हो आप इसको? बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये VRIAC का मतलब क्या होता है? वेरिएबल AC। क्या होता है? वेरिएबल AC। और वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनीय। किससे प्राप्त होगी अपने को? ट्रांसफार्मर से। परिवर्तनीय AC आपको कहां से प्राप्त होती है? ट्रांसफार्मर से। इसलिए ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको व्रायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रायक, यानी VRIAC। ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। जैसे आप बोलते हो ना ट्रैक, ट्रैक का क्या नाम बोलते हो आप? TRIAC। एक आप बोलते हो DIAC, बोलते हो नहीं बोलते हो? डायक और ट्रायक। ट्रायक को आप क्या बोलते हो? ट्रांजिस्टर ऑन AC, यही बोलते हो। डायोड को क्या बोलते हो? यानी डायक को क्या बोलते हो? डायोड ऑन AC। तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? वेरिएबल AC। आगे अपने पास कौन है? ट्रांसफार्मर। इसको वेरिएबल AC बोलते हैं, या फिर परिवर्तनीय प्रकार का ट्रांसफार्मर। अब देखो ट्रांसफार्मर ये होता कैसे है और बनता कैसे है। सबसे पहले तो अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि ये एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। कैसा है? सिंगल वाइंडिंग। सिंगल वाइंडिंग समझते हो आप सभी कि इसमें केवल क्या है? एक ही वाइंडिंग है। और बाकी जो अपने ट्रांसफार्मर पीछे पढ़ रहे हैं वो आपके पास क्या था? 2 वाइंडिंग भी था और क्या था? 3 वाइंडिंग भी था। यानी कि 2 वाइंडिंग सिंगल फेज हो गया और 3 वाइंडिंग कौन सा हो गया? 3 फेज हो गया, जिसको अपनों ने ग्रुप ऑफ क्या कहा था? ट्रांसफार्मर भी कहा था, ठीक है। सिंगल फेज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में एक ही उभयनिष्ठ समझते हो सारे? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। ये ट्रांसफार्मर की संरचना है इस प्रकार से, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? केवल एक ही वाइंडिंग दिखाई दे रही है। उभयनिष्ठ का मतलब ये सिरा कौन सा है? आपका इनपुट सिरा मान लेते हैं, तो ये कौन सा हो गया? आपका आउटपुट सिरा हो गया। ऑटो ट्रांसफार्मर में इनपुट तथा आउटपुट में एक ही कुंडल क्या होता है? कॉमन होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। जिसमें यहां से यहां तक बिंदु A और बिंदु क्या बोल देता हूं मैं? B। इसको बोल देते हैं N1। क्या बोल देते हैं? N1। और दूसरे सिरे जिसके बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां बिंदु क्या देता हूं मैं? C। C से B तक कौन सा हो जाएगा अपने पास में? N2।
आगे बात समझ में? ये तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर उत्पन्न होने वाला ईएमएफ क्या हो जाएगा अपने पास में? E1, और सेकेंडरी में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ क्या हो जाएगा अपने पास में? E2। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। यहां जो आप सप्लाई दे रहे हो इनपुट के अंदर वो आपकी क्या हो जाएगी? V1, और यहां जो टर्मिनल वोल्टता आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी? V2। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां धारा I1 और यहां धारा I2। अब इसका काम देखो क्या है। क्या आपको ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि दोनों वाइंडिंग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी उन दोनों के बीच विद्युतीय संबंध है या नहीं है? है ना दोनों के बीच। आप देखो आपकी यहां तक है सेकेंडरी और यहां पूरी क्या है? प्राइमरी। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ विद्युतीय रूप से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? जुड़ी हुई है ना। ट्रांसफार्मर में क्या कहा जाएगा? पहला कि इस ट्रांसफार्मर में N1 व N2 दोनों इलेक्ट्रिकली जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? इलेक्ट्रिकली। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दोनों के लिए क्या होता है? कॉमन होगा, क्योंकि ये पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है। दूसरी बात, इसका सिद्धांत जो है क्या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के समान ही होता है? नहीं होता। इसका सिद्धांत टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के समान नहीं होता। इसका सिद्धांत थोड़ा सा क्या है? अलग है। क्योंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या था? अन्योन्य प्रेरण। क्या था? अन्योन्य प्रेरण, या इसको इंग्लिश में बोला था म्यूचुअल इंडक्शन। क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन। जिसमें अपने को कितनी वाइंडिंग चाहिए थी? दो वाइंडिंग। यानी एक वाइंडिंग के परस्पर सामने या साइड में कहीं पे भी दो वाइंडिंग रखी जाए जिनके बीच में कोई भी विद्युतीय संबंध नहीं हो। म्यूचुअल इंडक्शन की यही थी कि जिनके बीच में कोई भी विद्युतीय संबंध ना हो वहां म्यूचुअल इंडक्शन होगा। पर यहां तो विद्युतीय संबंध है अपने पास, तो यहां म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग तथा द्वितीयक वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ यांत्रिक रूप से और विद्युतीय रूप से और चुंबकीय रूप से तीनों रूप से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। ये डाउट है किसी को? है कोई डाउट ये? और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कैसे जुड़ी होती है? केवल एक मैग्नेटिक रूप से। किस रूप से जुड़ी होती है? मैग्नेटिक रूप। ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो क्या रहेगा? बराबर रहेगा, जो कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में भी था। बाकी सारी चीज सेम रहेगी। अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं ट्रांसफार्मर अनुपात, वो भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। N2 बटे N1 बराबर E2 बटे में E1 बराबर V2 बटे में V1, वो सेम रहेगा। ठीक है। सिद्धांत अगर इसकी बात करें अपने ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले बात करते हैं अपने फैराडे का। क्या बोलते हैं? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि फैराडे ने प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों बताए थे। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? चुंबक से चुंबक बनाना, चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? चुंबक से विद्युत बनाना। आई बात समझ में? ये ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अपने पास दो नियम थे, याद है सभी को। एक था आपके पास कौन सा? गतिज प्रेरण। और दूसरा कौन सा था? स्थैतिक प्रेरण। दूसरा कौन सा था? स्थैतिक प्रेरण। गतिज प्रेरण की समीकरण अपने पास थी E बराबर BLV sin थीटा। याद है सभी को? यानी कि अगर किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गति कराई जाए तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? EMF। किसके कारण होगा? V वेलोसिटी के कारण। किसके कारण होगा? वेलोसिटी। इसलिए उसको क्या बोल दिया? गतिज। जो गति के कारण उत्पन्न होगा वो गतिज होगा। दूसरा कौन सा था? स्थैतिक। अब स्थैतिक का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कि कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। तो इसकी समीकरण क्या आई थी अपने पास? E बराबर ND फाई अपॉन में क्या था? आपको चालक को नहीं घुमाना, आपको किसको परिवर्तन करवाना है? फ्लक्स परिवर्तन करवाना है। क्या करवाना है? फ्लक्स परिवर्तन। और फ्लक्स परिवर्तन कराने के लिए अपने इसको क्या देते हैं? AC। क्या देते हैं? AC, जिसके कारण फ्लक्स क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। बात समझ में आ गई दोनों? ये नियम फिर कितने प्रकार का था? दो प्रकार का। कितने प्रकार का था? दो प्रकार का। एक था अपने पास में सेल्फ इंडक्शन। एक क्या था? सेल्फ इंडक्शन। और दूसरा कौन सा था? म्यूचुअल इंडक्शन। आई बात समझ में? ट्रांसफार्मर में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो सिंगल वाइंडिंग किस पर करेगा? सेल्फ इंडक्शन। आगे बात समझ में? ये ठीक है। सेल्फ का मतलब हो गया ये वाइंडिंग जो आपको दिखाई दे रही है सिंगल वाइंडिंग, ये अपने ही फ्लक्स से अपने आप ही क्या बना लेगी? EMF बना लेगी। कोई दूसरी वाइंडिंग की जरूरत इसको नहीं है। समझ में आ गई बात? ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब आपके पास प्रश्न आ जाए, ऑटो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? अगर ऑप्शन मिले एक ही
फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो आप क्या लिखोगे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आपको ऑप्शन मिले ये भी, ऑप्शन मिले ये भी और ऑप्शन मिले ये भी, तो आप किसको करोगे, सेल्फ इंडक्शन को। किसको करोगे, सेल्फ इंडक्शन को। आगे बात समझ में, ये ऑप्शनों की इंपॉर्टेंस समझनी है आपको। स्थैतिक प्रेरण दो प्रकार का होता है, तो अपने स्थैतिक नहीं बोल सकते, और प्रेरण फिर दो प्रकार का होता है, तो अपने प्रेरण भी नहीं बोल सकते। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सेल्फ इंडक्शन। अगर सेल्फ नहीं देगा तो क्या देगा, स्थैतिक देगा, और अगर स्थैतिक नहीं देगा तो क्या होगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर है बात सभी को, ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिखो चलो ये ट्रांसफार्मर के बारे में, ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये सिद्धांत सीधा ही लिखना आपको, ये मैंने समझाने के लिए बताया खाली। लिखो ऑटो ट्रांसफार्मर, यह एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यह एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, यह एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसकी एक कुंडल प्राथमिक व द्वितीयक दोनों की भांति, जिसकी एक कुंडलन प्राथमिक व द्वितीयक दोनों की भांति कार्य करती है, दोनों की भांति कार्य करती है, दोनों की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडलन तथा द्वितीयक कुंडलन, प्राथमिक कुंडलन तथा द्वितीयक कुंडलन एक दूसरे के साथ क्रमश यांत्रिक रूप से, विद्युतीय रूप से, चुंबकीय रूप से, यांत्रिक रूप से, विद्युतीय रूप से, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, इसे VRIAC भी कहा जाता है, इसे VRIAC भी कहा जाता है, VRIAC भी कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो ना सारे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह स्टेप अप तथा स्टेप डाउन, यह स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार का होता है, यह स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार का होता है। स्टेप अप तथा स्टेप डाउन, स्टेप अप को क्या बोलते हैं, ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, और स्टेप डाउन को क्या बोलते हैं, अपचाई, दोनों प्रकार का होता है। ये ट्रांसफार्मर जो आपके सामने है, ये किस प्रकार का है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, स्टेप डाउन प्रकार का। यहां से मैक्सिमम सप्लाई दोगे तो यहां आपको कम मिलेगी, ठीक है, और अगर इधर से मैं सप्लाई दूंगा तो ये कौन सा बन जाएगा, स्टेप अप प्रकार का। अब याद रखना इस चीज में कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये 0 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम वोल्ट तक प्रदान कर सकता है आपको। कितनी प्रदान कर सकता है, 0 से मैक्सिमम, और मैक्सिमम से वापस किस पर आ सकता है, 0 पर आ सकता है। इसके लिए आप में इसके जो सेकेंडरी टर्न दिखाई दे रहे हैं, इस पर एक वेरिएबल जो है, एक यानी कि मूविंग भुजा होती है। समझ में आ गई बात, ये भुजा क्या करती है, ऊपर नीचे मूव करती है इस प्रकार से। ये ऐसे लगते हुए क्या करेगी, मूव करती है। अब अपने पास इतने टर्न जुड़ेंगे तो वोल्टता आपको इतनी मिलेगी, टर्न इतने जुड़ेंगे तो वोल्टता इतनी मिलेगी, और टर्न इतने जुड़ेंगे तो वोल्टता इतनी मिलेगी। आगे बात समझ में, ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है, देखो इस प्रकार से एक गोल कोर बनाई जाती है, बिल्कुल वर्ताकार कोर, ठीक है। किसी का अगर देखा होगा तो IIT वाले बच्चों का देखा हुआ है ये ऑटो ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के ऊपर इस प्रकार से कोर के ऊपर ये टर्न लगाए होते हैं, ऐसे बहुत सारे ये टर्न है, सारे एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, और यहां से इनका इंसुलेशन उतरा होता है ऊपर से।
वैसे इंसुलेटेड होते हैं ये, लेकिन यहां इनसे इंसुलेशन उतरा हुआ होता है। और वो जो भुजा मैं बता रहा हूं, जिसकी बात कर रहा हूं, इस भुजा के साथ एक कार्बन बुर्श क्या लगाकर, कार्बन बुर्श लगाकर इस भुजा को यहां इस टर्नों पर रखा दिया जाता है और ये भुजा ऐसे गति करती है इन टर्नों पर। आगे बात समझ में ये। अब जैसे ही आपको वोल्टेज चाहिए, आप इसको घुमा के वोल्टेज क्या कर सकते हो, चेंज। और इसमें रीडिंग लिखी होती है यहां से 0, फिर ऐसे 10, 20, 30, 40 लास्ट लिखी होती है 260 वोल्ट। अब 0 से आप कहां तक जा सकते हो, 260, और 260 से वापस क्या कर सकते हो, 0। तो जहां पर आपको वेरिएबल सप्लाई चाहिए, वहां आप किसका यूज करोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करोगे। समझ में आ गई बात ये। अब ये सिंगल फेज भी होते हैं और 3 फेज भी होते हैं, ये याद रखना। ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज भी होता है, ठीक है। अभी अपने किसको पढ़ रहे हैं, केवल सिंगल फेज को ही पढ़ेंगे अपने, और 3 फेज आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। चलो ये डायग्राम बना लो आप ट्रांसफार्मर का, उसके साथ में इसका टर्न रेशियो यहां देख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। इंग्लिश में किसी को समस्या है क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रूपांतरण अनुपात। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूं मैं। रूपांतरण अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वही रहेगा आपका, E2 बटे में E1 बराबर N2 बटे में N1 बराबर V2 बटे में V1 बराबर I1 बटे में I2 इक्वल टू होगा K गए। और K यहां पर क्या होता है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और अगर आप लिखना चाहो तो प्रतिबाधा भी लिख सकते हो यहां पर, अंडरूट में Z1 बटे में Z2, ये प्रतिबाधा का अनुपात होता है भाई, दोनों ट्रांसफार्मरों के लिए होता है ये, चाहे ट्रांसफार्मर आपके पास सिंगल वाइंडिंग है या 2 वाइंडिंग है। हो गया नोट ये। सिद्धांत लिखो इसका, ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, प्रिंसिपल लिखो। ऑटो ट्रांसफार्मर फैराडे के, ऑटो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑटो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के स्वतः प्रेरण, स्वतः प्रेरण, हिंदी में स्वतः प्रेरण बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन। स्वतः प्रेरण और ब्रैकेट में लिख देना सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है भाई, ये बना लिया सभी ने। अब एक थोड़ा सा केस है, उसको देख लेना आप सभी लोग। ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, अगर अपने कन्वर्सेशन करें, ये आपके पास कैसा ट्रांसफार्मर है, ये कैसा ट्रांसफार्मर है, ऑटो है ये 2 वाइंडिंग है। ये कौन सा है, 2 वाइंडिंग, जिसमें ये टर्न N1 है अपने पास और ये टर्न क्या है, N2। मैं ये कहता हूं ये ट्रांसफार्मर मेरे पास 415/220 वोल्ट है। कितना है, 415/220 वोल्ट। अब ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसको आप ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कन्वर्ट करो। किसके रूप में, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब आपको पता है ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग क्या होती है,
एक वाइंडिंग होगी तो अपने इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के कॉमन करेंगे। अब आप जिस तरीके से इसको जोड़ रहे हो, ये सिरे कॉमन है दोनों के, ये फेज फेज है और ये दोनों क्या है, न्यूट्रल न्यूट्रल है। आपको जोड़ना भी इसको इसी प्रकार है कि इसकी धारा सीधा किस में प्रवेश करे, इसमें प्रवेश करे। दो प्रकार से कनेक्शन होंगे इसके, एक तो जब दोनों कुंडली एक साथ जुड़ेंगी और एक दोनों एक दूसरे के विपरीत जुड़ेंगी। जब आपके पास क्वेश्चन आए, अगर दोनों कुंडलियों को जोड़ा हो एक समान रूप से, कैसे जोड़े, एक समान, तब आपकी जो आउटपुट आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, आउटपुट, वो कितनी मिलेगी, 415 प्लस 220 को जोड़कर कितनी हुई, दोनों मिलकर आपकी यहां पर कितनी होगी, 635 वोल्ट आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। आगे बात, जब दोनों एक समान जुड़े और अगर दोनों विपरीत जुड़ जाए, आप सभी को पता है जब दो इंडक्टेंस विपरीत जुड़ जाएंगे तो उनकी इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि एक में धारा इधर से प्रवेश करेगी और दूसरे में इधर से, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, आप कैसे जुड़े हैं, ये दोनों विपरीत जुड़ी है एक दूसरे के साथ, दिख रही है ना आपको, ये विपरीत जुड़ी है। इस कंडीशन में आपको जो वोल्टता मिलेगी वो 415 माइनस कितनी मिलेगी, 220। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना, 100, जो भी मिलेगा कम मिलेगा। आगे बात समझ में, ये ठीक है। तो अगर आपके पास में मैं एक डायग्राम बनाऊं और आप मेरे को बता सकते हो कि इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो कितनी होगी, चेंज कर लोगे अब अपने आप। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को यदि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज किया जाए और कनेक्शन आपके पास इस प्रकार प्राप्त हो, एक वाइंडिंग ये रही और दूसरी वाइंडिंग आपके पास ये है, ठीक है, यहां इस प्रकार से कनेक्शन प्राप्त हो, ये अपने पास कितनी की थी, 400 वोल्ट की, और ये कितने की मान लो, 220 वोल्ट। आउटपुट कितनी होगी जब आपके पास ये ऐसे जुड़ी है, बताओ मेरे को, आउटपुट कैसी होगी आपके पास, ये कितनी होगी, 620। कितनी होगी, 620, क्योंकि दोनों एक समान है, इधर से धारा निकल रही है, इसमें प्रवेश कर रही है, ऐसे ही होना चाहिए धारा, समझ में आ गई। अगर मैं इसको यहां ऐसे लगा देता, अब कितनी मिलेगी आपको आउटपुट, कितनी मिलेगी, घटाओ इसमें से इसको, कितनी आ जाएगी, 180। बात समझ में आ रही है सभी को क्या ये। अभी देखो दोबारा से देखो इस चीज को, ये अपने पास में पहले जो ट्रांसफार्मर था, मैं यहां बना देता हूं, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था इस प्रकार से, उसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी सिंगल वाइंडिंग में। ये N1 है और ये N2, और ये दोनों वाइंडिंग इस प्रकार से जुड़ी है। आगे बात समझ में। अभी क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर इस वाइंडिंग का एक वायर मैं यहां जोड़ दूं तो अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां जोड़ूंगा तो ये क्या जुड़ेगा, उल्टा जुड़ जाएगा, ये क्या जुड़ जाएगा, उल्टा। और आप सभी को पता है जब प्लस और प्लस जुड़े और माइनस जुड़े तो पैरेलल कनेक्शन बनता है। कौन सा कनेक्शन बनता है, पैरेलल। और अपने को कौन सा बनाना है, सीरीज। कौन सा बनाना है, सीरीज, यानी दूसरे का पहला सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ेगा। आगे बात समझ में। आप रेजिस्टेंस जोड़ते हो, ऐसे जोड़ते हो ना, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, तो यहां भी ऐसे जुड़ेगा ना कि पहली कुंडलन का दूसरा सिरा दूसरी कुंडलन के पहले सिरे से जुड़ना चाहिए, जब कनेक्शन सही जुड़ेगा, अन्यथा तो क्या जुड़ जाएगा, गलत जुड़ेगा कनेक्शन। जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इसका एक सिरा, ये दूसरा सिरा, ये एक सिरा और ये दूसरा सिरा, तो ये दूसरा सिरा इसके साथ जुड़ेगा तभी तो सीधा कनेक्शन होगा, सीरीज में होगा या नहीं होगा। और वोल्टताएं कब जुड़ती है, पैरेलल में या सीरीज में, सीरीज में जुड़ती है ना वोल्टता। तो सीरीज में आपकी वोल्टता जुड़ेगी कब, जब आपके पास एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ जुड़े। अब आगे बात समझ में, अब जुड़ गई ये दोनों, तो अब आपके पास टोटल वोल्टेज कितनी मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब करंट इसी डायरेक्शन में जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन दो नहीं होगी, आपके पास एक ही डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। आगे बात समझ में। अब कितनी आ जाएगी यहां पर, 620 वोल्ट आपको आउटपुट मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 620 वोल्ट। एक तो ये कनेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं सेम कनेक्शन है दोनों, ठीक है। और अगर मैं इसको विपरीत जोड़ दूं, विपरीत कैसे, कि आपके दोनों सिरे 1 सिरे में क्या कर देता हूं, कॉमन कर देता हूं, या 2 क्या कर देता हूं, कॉमन। तो दोनों को कॉमन किया और यहां से जोड़ दिया। अब देखो, एक में धारा इधर से जाएगी और दूसरे में इधर से आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है धारा प्लस से माइनस जाती है। इसको अपने क्या मान रहे हैं, फेज मान रहे हैं ना, मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, और इसको भी क्या मान रहे हैं, फेज। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो सही नहीं रहेगी। तो अब आप क्या बोलोगे कि आपको जो आउटपुट मिलेगी वो इन दोनों का क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। क्या मिलेगा, अंतर। कितना आया अंतर आपका यहाँ पर, 180 वोल्ट। ये ITI में तो आज तक आया नहीं है ना,
क्योंकि यहां आपके बीच डिप्लोमा वाले बच्चे भी बैठे हैं, इसलिए उनके लिए ये चीज थी कि जब आपकी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज किया जाए तो 2 प्रकार के कनेक्शन होंगे। किस प्रकार के? 2 प्रकार के। आप खुद ही समझ लो कि आपको 2 कनेक्शन करने हैं। एक तो सीरीज में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? जब वोल्टताएं जुड़नी चाहिए, और विपरीत जुड़ जाएगा तो वोल्टताएं क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। अब एक बार क्वेश्चन आ गया था, इस प्रकार से ट्रांसफार्मर जोड़ा था और बोल दिया कि यहां पर 2300 वोल्ट है। कितनी है? 2300 वोल्ट। और यहां पर है 2600 वोल्ट। कितनी है? 2600। दिए गए कनेक्शन में यहां की वोल्टेज बताओ कितनी होगी? कितनी होगी बताओ भाई? आपको पता है इन दोनों का जोड़कर क्या मिलेगा आपको? 2600 मिलेगा। यहां कितनी है? 2300। तो यहां कितनी हो जाएगी? 300। आगे होगी बात समझ में? ठीक है। और अगर ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन ऐसे होते तो आपको यहां कितनी मिलेगी? अब अंतर होना चाहिए 2600, अंतर होना चाहिए। तो कितनी मिलेगी आपको? यहां पर कितनी मिलेगी? 4900। कितनी होनी चाहिए? 4900 में 2300 घटाएंगे तभी तो 2600 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? समझ में आ गई बात? ये तो वो आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या आना चाहिए? 2600। अब अगर सेम कनेक्शन है 2300 में कितना जोड़े कि क्या मिल जाए अपने को? 2600। तो कितना जोड़ा अपनों ने? 300। और विपरीत कनेक्शन है तो आपने अब कितने में 2300 घटाएं कि कितना मिल जाए अपने को? 2600। तो वो घटा दो उसने में से। आगे बात समझ में? ठीक है। ये ऐसे कनेक्शन होते हैं। आगे लिखो, ऑटो ट्रांसफार्मर के उपयोग। ऑटो ट्रांसफार्मर के उपयोग भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के उपयोग भी बोल सकते हैं और एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, अनुप्रयोग बोलते हैं हिंदी में। लिखो 1 नंबर, लिखो 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 कला प्रेरण मोटर हिंदी में बोलते हैं इसको। 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 कला प्रेरण मोटर को आरंभ करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में, आरंभ करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में। नेक्स्ट, परिवर्तनीय एसी प्राप्त करने के लिए, परिवर्तनीय एसी प्राप्त करने के लिए, परिवर्तनीय एसी प्राप्त करने के लिए। कल ये चैप्टर खत्म है भैया अपना। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है, वो आप बताओ मेरे को क्या होता है इसका सबसे इंपोर्टेंट यूज इसका, जिसके लिए बहुत बार प्रश्न भी आ जाता है। बूस्टर का नाम सुना हुआ है? बूस्टर सुना हुआ है क्या? बूस्ट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। बूस्ट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, है ना? बोनविटा नाम तो ये तो सुना ही होगा, बोनविटा बूस्टिंग एनर्जी डॉट होती है। ठीक है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका यूज बूस्टर के रूप में करते हैं। यानी कि लाइन के अंदर अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाते हैं तो वहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर जो वोल्ट है उसको क्या किया जाता है? वापस बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। लिखो इसमें, लिखो बूस्टर ब्रैकेट में लिख देना वर्धक के रूप में, बूस्टर ब्रैकेट में लिख देना वर्धक के रूप में, बूस्टर या वर्धक के रूप में, बूस्टर या वर्धक के रूप में। और नेक्स्ट लाइन लिखना वोल्टेज स्टेबलाइजर में, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है। इसके अलावा और कौन से ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज होते हैं? टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। कौन से यूज होते हैं? टैप चेंजिंग। तो ब्रैकेट में एक नोट डाल के लिख दो, नोट डाल के लिख दो, वोल्टेज स्टेबलाइजर में, वोल्टेज स्टेबलाइजर में, वोल्टेज स्टेबलाइजर में टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, टैप चेंजिंग, इंग्लिश में टैप चेंजिंग, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर कोमा जीनर डायोड, कोमा जीनर डायोड, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर कोमा जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। जीनर डायोड सुना हुआ नाम सभी ने क्या? जीनर डायोड ऐसा डायोड है कि उतनी वोल्टता आगे जाने देगा जितनी पर इसका ब्रेकडाउन होगा, उससे ज्यादा वोल्टता आगे नहीं जाने देगा ये। ठीक है। आगे होगी बात समझ में? तो नेक्स्ट आगे लगाओ हेडिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर।
उपयंत्र ट्रांसफार्मर, सुना हुआ नाम क्या? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? जो मेजरमेंट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? जो मेजरमेंट करते हैं। अब ऐसे ट्रांसफार्मर जो किसी भी राशि का, प्रत्यवर्ती राशि का क्या करते हैं? मेजरमेंट। अब बताओ मुझे कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो केवल एसी को मापेंगे या केवल डीसी को मापेंगे? केवल एसी को, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? एसी पर। तो एसी में क्या क्या मापेंगे? धारा और वोल्टता। मैंने आपको मेजरमेंट में नहीं करवाए थे? नहीं करवाए थे ना? मैंने क्या कहा था? ट्रांसफार्मर में इनको पढ़ेंगे। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजर ट्रांसफार्मर वो होते हैं जो एसी परिपथ में जो प्रत्यवर्ती राशियां हैं उनका मेजरमेंट करते हैं, और वो दो प्रकार के होते हैं। एक को आप क्या बोलते हो? सीटी, और दूसरे को आप क्या बोलते हो? पीटी। सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। और करंट का मतलब क्या होता है? धारा। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? परिणामित्र। यानी कि ये क्या मापेगा? क्या मापेगा? धारा। ठीक है। दूसरा आपके पास पीटी। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। और ट्रांसफार्मर क्या हो गया? ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल का हिंदी शब्द होता है विभव। क्या होता है? विभव और परिणामित्र। आई होगी बात समझ में ये? अब देखो यूज क्यों करते हैं। आपको मैंने मीटर पढ़ाए थे, आपने ज्यादा से ज्यादा वोल्ट मीटर कितने रेंज का देखा हुआ है? 0 से 500 वोल्ट का। और यूजेबल भी कितना होता है? 0 से 500। प्रयोगशालाओं में, आईटीआईज में अगर यूज करते हैं तो कितने का करते हैं? 0 से 500 वोल्ट का। कोई भी जो पैनल बनेगा वो कितने का बनेगा? 0 से 500 वोल्ट का। और एम्पियर मीटर ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है 0 से 15 एम्पियर का। कितने का देखा है? 15 एम्पियर का। अब आप मेरे को बताओ, आपके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनके अंदर जो करंट चलती है वो 800 एम्पियर, 900 एम्पियर, 500 एम्पियर, 100 एम्पियर, ये चलती है या नहीं चलती है? तो क्या इतना बड़ा एमीटर बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। इतना बड़ा एमीटर बनाना असंभव होता है। इसलिए इस करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? करंट ट्रांसफार्मर, सीटी का यूज किया जाता है। और इसी के साथ में उच्च वोल्टता का मापन करने के लिए किसका किया जाता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पीटी का यूज किया जाता है। ठीक है। आज आप कभी भी जाओगे घर पे सभी, तो एक चीज देखोगे, आप ट्रांसफार्मर के पास से जब गुजरोगे तो उस ट्रांसफार्मर पर आपको इस प्रकार से व्हाइट कलर का बॉक्स दिखेगा। ठीक है। उस बॉक्स पर लिखा होगा सीटी रेटिंग। क्या लिखा होगा? सीटी रेटिंग। समझते हो बात? उस रेटिंग को आप देखोगे, वहां लिखा होगा 800 बटे में 5 एम्पियर। क्या लिखा होगा? 800 बटे में 5 एम्पियर। ठीक है। ये चीज आप देखोगे सारे को जाकर कि 800 बटे 5 एम्पियर, 500 बटे 5 एम्पियर, 600 बटे 5 एम्पियर, 700 बटे 5 एम्पियर। कॉमन क्या है? 5 एम्पियर। कॉमन क्या है? 5 एम्पियर। ठीक है। तो अब इसको क्या है, इसका मतलब वो चीज अपने को पढ़नी है। पहले आप इसके लिए थोड़ा सा लिखो। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में 2 लाइनें हैं, वो लिखो। एक आज करंट ट्रांसफार्मर तो पूरा कर लेंगे, पोटेंशियल कल पढ़ेंगे। लिखो, वे परिणामित्र जिनकी सहायता से किसी प्रत्यवर्ती राशि का मापन किया जाता है, वे परिणामित्र जिनकी सहायता से किसी प्रत्यवर्ती राशि का मापन किया जाता है, प्रत्यवर्ती राशि का मापन किया जाता है, उपयंत्र ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। उपयंत्र ट्रांसफार्मर कहलाते हैं या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया, इनमें से कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है? तो पीटी और सीटी, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। ये 2 प्रकार के होंगे, लिख लो, सीटी और पीटी। सीटी और पीटी, पूरा नाम लिख लेना। करंट ट्रांसफार्मर धारा परिणामित्र और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विभव परिणामित्र। सीटी और पीटी। हो गया नोट सभी का? अब हेडिंग लगा लो, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर देखो भाई, करंट ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में 2 टाइप के होते हैं।
एक तो सीधा ट्रांसफार्मर, जैसा आपके पास ट्रांसफार्मर होता है वैसा ही ट्रांसफार्मर होता है कि इस प्रकार से एक टर्न लगाकर ऐसे सीधा ऐसे ट्रांसफार्मर होता है, एक एमीटर लगा दिया जाता है। एक तो सीधा जो ट्रांसफार्मर है वैसा। एक अलग से ट्रांसफार्मर और होता है, उसमें क्या करते हैं, एक वर्ताकार कोर बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से वर्ताकार कोर, और उस कोर को यहां एक अलग से कोर लगा देते हैं, जो कोर यहां से ऐसे बंद हो जाएगी, खुल जाएगी, समझ में आ गई, रिंग टाइप होता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे खुल जाती है और बंद हो जाती है। इस कोर पर क्या करते हैं, यहां इस प्रकार से टर्न लगा दिए जाते हैं, इस प्रकार से ऐसे टर्न लगा के, और दो सिरे क्या निकाल लिए जाते हैं बाहर। इन सिरों के साथ में क्या जोड़ना है अपने को, एक एमीटर जोड़ना है जिसकी रेंज क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 से 5 एम्पियर। एक करंट ट्रांसफार्मर जो है उसकी आउटपुट में एक ट्रांसफार्मर लगाया, सॉरी एमीटर लगाया जाता है जिसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 0 से 5। हमेशा आप जब भी जाओगे ना सीटी पर बट्टे में हमेशा किसको देखोगे आप, 5 को ही देखोगे, यानी द्वितीयक वाइंडिंग के जो टर्न या वोल्ट धारा होगी वो हमेशा कितनी मिलेगी आपको, 5 एम्पियर। क्या आपको प्राइमरी वाइंडिंग दिखाई दे रही है, यहां पर नहीं दिखाई दे रही। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें प्राइमरी, जिसको अपने N1 बोलते हैं, उसका काम करेगा जिस चालक में आपको करंट मापना है। जैसे ये चालक है, इस चालक में करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो आपको इसकी करंट मापनी है। तो ये चालक किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्राइमरी। और ये मेरे पास सीटी है, सीटी को क्या किया जाएगा, इस चालक के साथ में ऐसे लगा दिया जाएगा। अब ये प्राइमरी बन गई और ये कौन सी होगी, सेकेंडरी। इसके द्वारा बनाया गया फ्लक्स ये सेकेंडरी काटेगी और इसका एमीटर जो है अपने को क्या बता देगा, करंट बता देगा। समझ में आ गई बात। ये होता है एक प्रकार का सीटी रिंग टाइप का। कौन सा होता है, रिंग टाइप। इसका यूज किया जाता है क्लिप ऑन टेस्टर में। किसका यूज किया जाता है, क्लिप ऑन टेस्टर, जिसको टोंग टेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोंग टेस्टर। चालू लाइन में धारा ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, टोंग टेस्टर का। किसका यूज किया जाता है, टोंग टेस्टर। अब अपने ट्रांसफार्मर, अपने जैसे मान लो लाइन चल रही है घर के बाहर से, उस लाइन में आपको चलती हुई लाइन में धारा ज्ञात करनी है, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट तो लगा नहीं सकते, तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा, टोंग टेस्टर। एक उपकरण होता है जिसमें इस प्रकार से कॉइल लगी होगी, आप उसको खोल के वो वायर के साथ लगा दो ऐसे, तो उस वायर में जो करंट फ्लो होगी वो आपको एमीटर के द्वारा शो कर देगा। आगे बात समझ में, ये ठीक है। ये क्लिप ऑन टेस्टर होता है, टोंग टेस्टर बोलते हैं। दूसरा जो अपने पास ट्रांसफार्मर है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया इसलिए है क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है इससे कि ट्रांसफार्मर में केवल प्राइमरी वाइंडिंग होती है, द्वितीयक होती है। तो वाइंडिंग दोनों ही होती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। बस इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग उसी चालक को यूज करना है जिसमें धारा मापनी है आपको, ठीक है। लिखो, इसमें लिखो धारा परिणामित्र में, धारा परिणामित्र में लाइन की धारा को मापने के लिए, लाइन की धारा को मापने के लिए द्वितीयक वाइंडिंग के साथ, द्वितीयक वाइंडिंग के साथ एक 0 से 5 एम्पियर का, द्वितीयक वाइंडिंग के साथ 0 से 5 एम्पियर का एमीटर स्थापित किया जाता है। 0 से 5 एम्पियर का एमीटर स्थापित किया जाता है। उसके बाद लिखो करंट ट्रांसफार्मर की सीटी। लिखो, जहां मैं बोलता हूं करंट ट्रांसफार्मर वहां आप क्या लिखोगे, सिर्फ सीटी लिखोगे। लिखो करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है तथा द्वितीयक वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की बनी होती है। द्वितीय वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की बनी होती है। नेक्स्ट लिखो, यह ट्रांसफार्मर लाइन के साथ श्रेणी क्रम में, यह ट्रांसफार्मर
लाइन के साथ श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है जो लाइन के साथ श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है जो उच्च मान की धारा का मापन करता है, जो उच्च मान की धारा का मापन करता है, उच्च मान की धारा का मापन करता है। नेक्स्ट, इधर देखो सारे बच्चे बोर्ड पर, ये आपको कंस्ट्रक्शन के अनुसार स्टेप अप दिखाई दे रहा है या स्टेप डाउन दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ मेरे को, स्टेप अप है या स्टेप डाउन? स्टेप अप। तो सीटी जो ट्रांसफार्मर है वो एक प्रकार का कैसा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप। अब दो चीजें होती है आपके पास, एक होती है वोल्टेज और एक होती है करंट। आप स्टेप अप और स्टेप डाउन और आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर के टाइप लेते हो वो धारा के अनुसार लेते हो या वोल्टता के अनुसार? किसके अनुसार लेते हो? वोल्टता के अनुसार। आप हमेशा याद रखोगे ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, उसका पता आपको किससे चलेगा? वोल्टता से। धारा से आप कतई पता नहीं लगाओगे, क्योंकि धारा तो तब प्रवाहित होगी जब आपके पास क्या होगा? लोड होगा। अगर लोड नहीं होगा तो धारा प्रवाह है नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन का पता किससे लगाया जाएगा? वोल्टता से। यहां पर टर्न क्या है? कम, और यहां पर टर्न क्या है? ज्यादा। कम टर्न कम वोल्टता, ज्यादा टर्न ज्यादा वोल्टता। तो ट्रांसफार्मर कैसा हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और सीटी जो है एक प्रकार का कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप। दो बातें होती है, सीटी वोल्टता के रूप में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, परंतु धारा के रूप में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। लिख लोगे ये लाइन अपने आप, ठीक है? अब देखो यूज कैसे होता है। ये ट्रांसफार्मर है जिसकी आउटपुट हमेशा कितनी होगी? 5 एम्पियर। यानी अब आपके पास एक एमीटर लगा हुआ है जिसकी रेंज है 1, 2, 3, 4 और 5। समझ में आ गई बात सभी को? यानी ज्यादा से ज्यादा कितने एम्पियर तक मापेगा? 5 एम्पियर। सपोज करो आपको लाइन में जो धारा चल रही है वो 500 एम्पियर चल रही है। कितनी चल रही है? 500 एम्पियर। अब आपको मैंने पैमाना बनाना सिखाया था या नहीं सिखाया था? आपके पास टोटल कितने खाने हैं? 10 खाने हैं या 5 खाने हैं मान लो, ठीक है? इन 5 खानों को 500 वोल्ट में बांटना है। कितने वोल्ट में? 500 वोल्ट में। तो एक खाना कितने वोल्ट का हो गया? कितने का हो गया? सॉरी, कितने एम्पियर का हो गया? 100 एम्पियर। ये कितने एम्पियर? 100। ये कितना? 200। ये कितना? 300। ये कितना? 400। और ये कितना? 500। अब देखो, एक लाइनमैन आया और उसको क्या करना है? चेकअप करना है कि लाइन में कितनी धारा चल रही है। लाइनमैन आते ही किसको देखेगा? एमीटर को। और वो पाता है कि 2.5 एम्पियर दिखा रही है रीडिंग। कितना दिखा रहा है? 2.5 एम्पियर। तो आपके अनुसार लाइन में कितनी धारा होगी? कितनी होगी? 250। समझ में आ गई होगी बात ये? यानी कि आपकी रीडिंग यहां आ रही है कहीं बीच में, ठीक है? तो इसका मतलब 200 और 300 के बीच में कौन आता है? 250। समझ में आ गई बात ये, ठीक है? तो ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर आपके जो सीटी और पीटी होंगे उनके अंदर रेशियो आएगा। क्या आएगा? रेशियो। अब सीटी के लिए करंट रेशियो आएगा और पीटी के लिए पोटेंशियल रेशियो आएगा। इसका जो रेशियो निकलेगा वो कैसे निकलेगा आपके पास में? कि आपको बोल दिया जाए प्राथमिक कुंडलन में धारा बटे में कुल पाठ्यांक। आगे बात समझ में ये, ठीक है? कुल पाठ्यांक या बटे में आप क्या लगा सकते हो? एमीटर का पाठ्यांक। क्या लगा सकते हो? एमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का पाठ्यांक। कोई डाउट है यहां तक किसी को? ठीक है? आपके पास प्राथमिक वाइंडिंग में जितनी धारा जाए उसको एमीटर से क्या कर दो? भाग। अगर मान लो आपकी लाइन में 500 चल रही है, कितनी चल रही है? 500। एमीटर कितना दिखा रहा है? 5। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा? 100। तो एक एम्पियर कितने का आ जाएगा? 100 एम्पियर का। 2 एम्पियर 200 का। 3 एम्पियर 300 का। 4 एम्पियर 400 का। ठीक है? ये चीज अपने कल पढ़ेंगे। आज आप 2 लाइनें और लिख लो। लिखो फटाफट, पहले ये डायग्राम बना लो, फिर लिख लेना आप ये चीज। इसको कल दोबारा से रिवाइज कर देंगे अपने, टाइम हो गया है। हाँ, शॉर्ट तो करनी पड़ती है ना, नहीं शॉर्ट करेंगे तो इसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है। अगर ओपन सर्किट के समय वोल्टता इतनी ज्यादा होती है, अगर कोई व्यक्ति इसके नजदीक चला जाएगा वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है झटका लगने से। इसलिए इसको बहुत कम मान के एमीटर से शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट करते ही वोल्टता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ, सिंगल फेज। हाँ, सिंगल फेज ही है। तो ये वो अलग अलग फेज के लिए, एक एक फेज के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर। सिटी जो है वो अलग अलग फेज के लिए लगती है हमेशा। सिटी के 2 काम होते हैं, एक तो करंट मेजरमेंट करते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन भी करती है। ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन समझते हो?
सुरक्षा भी करती है ना। इतना उतार लेना, बाकी अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक लाइन आप खुद लिख लेना, सीटी जो होता है वो वोल्टता के रूप में स्टेप अप और धारा के रूप में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नोट कर लो इसको, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।